हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 14 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज जो हम मुद्दे डिस्कस करेंगे उनमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से रूरल एरियाज़ के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है, अर्बन एरियाज से मैन्युफैक्चरिंग क्यों शिफ्ट हो रही है रूरल एरियाज़ के अंदर, इसके रिगार्डिंग जो डेटा है उसको समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये मुद्दा भी डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से चेंजेस यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि थोड़े से इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके साथ ही इसको रिलेशन उन्होंने निकाला है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ, तो इसको भी समझेंगे दोनों में क्या फ़र्क होता है, किस तरह का क्या रिलेशन है। तो वो चीज़ स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। देखो, आप सभी जानते हो हम डेली डिस्कशन करते हैं हमारी कोट ऑफ द डे के साथ, बट मैं एक्चुअल में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवल कमिटमेंट्स की वजह से थोड़ा सा मैं उसको वर्क नहीं कर पाया उसके रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ और कामों में मैं बिजी रहा। और इनफैक्ट कल भी मैं थोड़ा बिजी ही हूँ। ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगा कल भी लेक्चर लेने की आप सभी के साथ ही, बट एक दो दिन थोड़ा मुझे एंगेजमेंट ज़्यादा रहेगा ट्रैवल की वजह से। तो मेक श्योर कि जो मैं बाकी आर्टिकल्स होंगे मैं आने वाले दिनों के अंदर आपके साथ डेफिनेटली कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ। देखिए, जो हमारा पहला मुद्दा है वो रिलेट करता है राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। अब देखो, राइटर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि हमें ना एक तरह का ट्रेंड नोटिस करने को मिल रहा है। व्हाट इज दैट ट्रेंड? वो ट्रेंड ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शिफ्ट हो रही है। कहाँ से? बड़ी बड़ी सिटी से, या तो छोटे छोटे टाउन्स के कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर रूरल एरियाज के अंदर। कहने का पॉइंट सिंपल है कि जैसे आपके मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, वहाँ से शिफ्ट होकर कुछ छोटे एरियाज के अंदर, गाँव के अंदर भी इनफैक्ट ना हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जाता हुआ दिख रहा है। अब आप लोग इससे कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? मुंबई दिल्ली में तो ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए और रूरल एरियाज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम होनी चाहिए। बट आजकल ना इसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, और वही चेंजेस हमें समझने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, 1991 के बाद क्या हुआ यहाँ पे? एलपीजी, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब एक बार समझो, ग्लोबलाइजेशन। अब आप मुझे बताओ ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन में इंडिया की जो कंपनीज हैं वो compete कर रही हैं यूएस की कंपनीज, यूके कंपनीज, किसी और दूसरी भर की कंपनीज के साथ। आप मुझे खुद बताओ कि अगर ये कंपनीज अलग अलग कंपनीज के साथ compete कर रही हैं, दूसरी दुनिया की कंपनीज के साथ, तो कौन सी कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? उसी कंपनी को प्रेफरेंस मिलेगी ना जिसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सबसे कम सस्ते। ठीक है ना, बेसिकली सबसे ज़्यादा सस्ते, बेसिकली जिनके पास क्या होती है, लो कॉस्ट एडवांटेज होता है। अगर आप सस्ते में अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो तो आपके पास क्या आ गया? एक तरह का कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एडवांटेज आ गया। आपका प्रोडक्ट लेस एक्सपेंसिव होगा एंड आप मार्केट में अच्छी खासी जो डिमांड है उसको अच्छे से कैटर कर सकते हो। आप अब ये सोचो कि हाँ, लो लो कॉस्ट चीज़ें बनानी है, सस्ते रेट्स पे चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। वो कैसे प्रोड्यूस हो पाएंगी? वो होती हैं प्रोड्यूस आपके जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है ना, जो आप जानते हो, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। अब आप इनमें से खुद नोटिस करो, जैसे लैंड हो गया, आप लोगों ने भी दिल्ली में रेंट के रेट देखे हैं? नहीं देखे? आई एम वेरी श्योर पक्का देखे होंगे। ठीक है ना। लेबर, आप खुद बताओ, एक बंदा जो दिल्ली में काम करता है उसको मुझे सैलरी देनी है, वर्सेस एक पर्सन कोई गांव के अंदर काम करता है, सेम काम ही मान के चलिए, तो उसको मैं सैलरी कम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूँ। दिल्ली वाले बंदे को मुझे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहता हूँ अर्बन एरियाज के अंदर, तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसा नोटिस किया गया है कि हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सस्ते दामों के ऊपर, लो कॉस्ट के अंदर हम उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक मेजर कारण बिहाइंड द मैन्युफैक्चरिंग मूविंग अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज टुवर्ड्स रूरल एरियाज के पीछे एक ये भी एक मेजर कारण बन जाता है। बाकी और भी कुछ कारण है, उनको भी मैं एक एक करके समझाऊंगा। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, ये दरअसल बात है, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, काफ़ी टाइम पहले की है, तो यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया था कि ये हम काफ़ी लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं। और यहाँ ना एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज़ इन्होंने नोटिस करी है। व्हाट इज दैट? कि अगर आप देखोगे फॉर्मल सेक्टर की, आप सभी जानते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है ना, फॉर्मल सेक्टर बेसिकली थोड़ा हम सोशल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट अदरवाइज पॉइंट वही है कि यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है काफ़ी वेल डिफाइंड होते हैं एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। वहाँ पर जो लीगल चीज़ें हो गया वो थोड़ा ज़्यादा होती हैं फॉर्मल सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, और इनको बेनिफिट्स वगैरह भी अकॉर्डिंगली उसी तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो, फॉर्मल सेक्टर में इन्होंने नोटिस क्या किया
कि फॉर्मल सेक्टर ना अर्बन एरिया से दूर भाग रहा है और कहाँ जा रहा है, रूरल लोकेशंस के अंदर। ऑन द अदर हैंड जब बात हो रही है इनफॉर्मल सेक्टर की, तो यहाँ पर ना रूरल एरिया से कहाँ जा रहे हैं, अर्बन लोकेशंस के अंदर। आप लोगों ने ना डेफिनेटली यूपीएससी ने मेंस का क्वेश्चन भी एक चीज बार पूछा हुआ है कि क्या ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हमें इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर भी देखने को मिलती है, नहीं मिलती। तो ये वाली जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ना, इसने क्लियरली यहाँ पे स्टेट किया हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या हो रहा है, हमें फॉर्मल सेक्टर अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ जा रहा है, पर इनफॉर्मल सेक्टर कहाँ मूव कर रहा है, अर्बन लोकेशंस के अंदर। अर्बन लोकेशन में भी तो जो चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, डेफिनेटली वहां पर भी इनफॉर्मल लेबर्स बहुत सारी रिक्वायर्ड है। अब आज के टाइम पर भी देखो ना, इनफॉर्मल को चलो छोड़ो, आप गिग इकोनॉमी की बात कर लो। जो गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए, स्विगी हो गया, ओला हो गया, ठीक है ना, इस तरह की जो जॉब्स आ रही हैं, या और भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं, तो अर्बन एरियाज के अंदर हमें जोती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। तो एक तरह से हमें एक फिनोमेना यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाता है, जहाँ पर फॉर्मल सेक्टर मूव कर रहा है अर्बन एरिया से दूर रूरल एरियाज की तरफ, और इनफॉर्मल सेक्टर देखने को मिल रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। और यही पीछे का एक जो कॉस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। ठीक है, अगर आप एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई का डेटा देखोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि जो रूरल सेगमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। आप जानते हो ना, आपके जीएस मेंस के अंदर अलग अलग बार रूरल सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला डेटा वहाँ पे यूज किया जा सकता है। आप नोटिस करो, रूरल एरियाज के अंदर हमारे पास 42% नियरली फैक्ट्रीज हैं, और फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 62%। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है दरअसल में, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट रूरल लोकेशन के अंदर आती जा रही है पिछले 20 सालों के कॉरस्पॉन्डिंग। अब नोटिस करो, ग्लोबलाइजेशन हुए कितना टाइम हुआ, 30 साल हुए ना। तो उसी के साथ ही हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि ये चीज़ भी रूरल लोकेशंस में डेवलपमेंट है उसके साथ लिंक है काफ़ी हद तक। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट में 44% शेयर है, ठीक है ना, वेजेस के अंदर 41% शेयर है। तो ये चीज़ें भी आप अपने मेंस के आंसर में मेंशन आपके द्वारा करी जा सकती हैं। 3 रीजंस मेजरली दिए हैं यहाँ पे राइटर ने कि क्यों रूरल एरियाज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जारी है। पहला यही है कि आप देखो फैक्ट्री की फ्लोर स्पेस के रिगार्डिंग। आप मुझे बताओ, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री बेटर कब परफॉर्म करेगी, जब ये इंडस्ट्री थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पहले भी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर एक छोटी इंडस्ट्री होती है और उसको मान लो किसी 10 शर्ट्स बनानी है, तो काफ़ी महंगा उसको पड़ेगा। ठीक है, 10 शर्ट्स बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। पर अगर ये कंपनी बहुत बड़ी हो, मान लो ये 1 लाख शर्ट्स बनाए, फिर तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है, एक शर्ट बनाने की कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम आ जाएगी। पर आप मुझे बताओ कि कंपनी 10 लाख शर्ट्स बनाएगी कैसे, वो बनाएगी जब कंपनी बड़ी हो जाएगी। बड़ी कैसे होगी, वो अपने आप को एक्सपेंड करेगी, राइट, ने लैंड उसके साथ ही उसको लैंड के थ्रू एक्सपेंड करना पड़ेगा। पर अर्बन एरियाज के अंदर जमीन कहाँ पर है, आप भी नोटिस करते हो, ठीक है, अगर एक फैक्ट्री को एक्सपेंड करना है, कहाँ पर एक्सपेंड करेगी, आसपास के एरियाज के अंदर, पर वहाँ जमीन ही नहीं है अर्बन एरियाज के अंदर। तो वहां पर क्या हो रहा है, हम मूव कर रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर। उसके साथ ही आप एक चीज और नोटिस करो कि हम ना थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप नोटिस करोगे कैपिटल के ऊपर, अगर अगर हमने कैपिटल गुड्स वगैरह को इंप्लीमेंट करना है, अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी है, तो मशीन्स कैसे लग पाएंगी, मशीनों के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए ना। वो जगह कैसे मिलेगी, अर्बन एरियाज में तो है नहीं, कहाँ मिलेगी वो जगह, वो मिलेगी रूरल एरियाज के अंदर। तो पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, प्रोडक्शन की कॉस्ट। ठीक है ना, सिटीज के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह ज्यादा है, रूरल एरियाज के अंदर कम है। तो उससे क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी। इन दी एंड तो कंपनी को क्या करना है, अपना प्रॉफिट निकालना है ना। तो प्रॉफिट कहाँ पे किया जा सकता है, वो किया जा सकता है रूरल एरियाज के अंदर बेटर। तीसरी चीज हो गया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से, ठीक है, कैपिटल कम्युलेशन हो गया, ये सारी चीजें बात करी गई हैं। इसके अलावा आप खुद नोटिस करो, यहाँ पर ना थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने ना, आप में से जैसे यहाँ पे मार्क्स की बात करी गई है, आप लोगों ने भी अपने ऑप्शनल्स के अंदर कहीं ना, जिनका मतलब पीएसआईआर हो गया, सोशोलॉजी हो गया, उनके अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी। अब अगर आप नोटिस करोगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी को, तो इन्होंने भी कुछ बातें करी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है कि यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत लंबी चौड़ी बात करी है कार्ल मार्क्स ने, कि जो अमीर लोग होते हैं बेसिकली, वो गरीबों को, या फिर ऐसा बोल लो हैव्स जो हैं, वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यहाँ पर अगर कंपनीज जा रही हैं अर्बन एरिया से रूरल एरियाज की तरफ, तो आप खुद रियलाइज करो कि रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है, रूरल एरियाज के अंदर जो लोग होते हैं बेसिकली, वो कम यूनियन, उनकी उनकी कोई यूनियन नहीं होती। अर्बन एरियाज के अंदर तो यूनियन आसानी से बन जाती है, ठीक है, जो लेबर यूनियन होती है। रूरल एरियाज के अंदर लेबर यूनियन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाता है कि कैपिटलिस्ट अपने फायदे के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड उस वजह से क्या होता है, रूरल मैन्युफैक्चरिंग में राइज देखने को मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर राइटर का मानना है। देखिए, इसके साथ ही राइटर का ये बात माननी है कि जैसे कई बार ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग,
तो जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, ठीक है ना, वो ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज के उससे रोका जा सकता है। आई बात समझ में कि अब रूरल इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी वो एक तरह से वहाँ पे रिवाइवल हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सेटअप हो रही हैं तो वहाँ पर लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, नई नई जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप खुद नोटिस करो कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग कहाँ हैं, इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे कम हो जाती है। अगर ये रूरल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी हमारे यहाँ पे, होगा क्या, इनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा लेबर है वो मूव आउट कर सकती है एग्रीकल्चर से एंड वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। उसके साथ ही देखो बट यहाँ पर कुछ ना चैलेंजेस भी इसके साथ एसोसिएटेड है। व्हाट आर दोस चैलेंजेस? देखो हमने बात करी थी ना लोअर कॉस्ट की, कि हमें रूरल एरियाज के अंदर लोअर कॉस्ट देखने को मिल जाती है, पर कहीं ना कहीं ऐसी बात है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप रियलाइज करो कि किस तरह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हायर साइड पे हो जाती है। अगर आपको देखो मान लो कोई चीज़ आप बोरो कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपने मान लो लोन लिया एक, तो लोन कितने परसेंट पे लिया वो मैटर करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो ऐसा नोटिस किया गया है कि जो आपको कोई चीज़ आप बोरो कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, तो रूरल एरियाज के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो अक्सर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके रूरल साइड के अंदर जो आप सोच रहे थे ना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कॉस्ट ज़्यादा लग जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे राइटर कर रहे हैं कि भले ही कुछ एरियाज़ के अंदर आप पैसे बचा सकते हो, पर पैसे एज एन अगर आप मनी बोरो करोगे उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, मशीनरी के रिगार्डिंग जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर कहीं ना कहीं करनी पड़ रही हैं तो वो जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से जो कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए रूरल एरियाज के अंदर वो हमें नहीं देखने को मिलता। दूसरी चीज़ है रिगार्डिंग स्किल्स। अब स्किल्स कैसे? देखो अर्बन एरियाज के अंदर आपको स्किल्ड लोग मिल जाएंगे, रूरल एरियाज के अंदर कुछ लोग मिल जाएंगे, सब स्किल्ड नहीं मिलेंगे। अब आप मुझे नोट बताओ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो चाहिए ना लोग स्किल्ड। आप एक बात होती है कि एक आप बंदा स्किल्ड बंदे से काम करा लो या फिर आप अनस्किल्ड बंदे से काम कराओ और वहां पे उसको कम वेजेस दो। देखो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप सोचो कि कम वेजेस दे रहे हैं, अनस्किल्ड है कोई बात नहीं, ठीक है, बट कम सैलरी तो दे रहे हैं तो आप अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। पर आप मुझे बताओ लॉन्ग टर्म के अंदर आप किस बंदे को प्रेफर करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली ना जिसके पास स्किल अच्छे हैं, क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए बहुत एक प्रॉपर एसेट की तरह वर्क कर सकता है। लंबे टाइम तक अगर कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ वेजेस कम देते हुए सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं वर्क कर सकता। वो कैसे वर्क करेगा? जब उनके पास अच्छे स्किल्स होंगे, और इसके लिए क्या चाहिए होगी? एजुकेशन होगा, स्किल्स होगा। और ये कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबिलिटी है? इसकी अवेलेबिलिटी है अर्बन एरियाज के अंदर। तो ये बात भी यहाँ पे इस चैलेंज को भी टैकल करने की जरूरत है। उसके साथ ही देखो, ठीक है ना, एजुकेटेड हो गया, स्किल्ड रूरल वर्कफोर्स की जरूरत है। तो ये सारी राइटर बातें कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के अंदर हमें रूरल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर हमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उनके स्किल्स हो गया, उनकी एजुकेशन हो गया, उनकी प्रॉपर हेल्थ हो गया, ये चीज़ें भी फोकस करनी पड़ेंगी। एक प्रॉपर बैलेंस रहेगा तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो रूरल इकोनॉमी है उसमें एक तरह का बूस्ट आए। ये जो एग्रीकल्चर के संबंधित मुद्दे थे जहाँ पर जरूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको हम वहाँ से निकाल कर इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर आ पाएँ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के अंदर हमारी हेल्प हो, तभी ये सारे मुद्दे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। चलते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ जो क्या है, कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्स फॉरेस्ट राइट्स। इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 को काफी तेजी से पास कर दिया गया, आप जानते हो, ठीक है। दरअसल में हुआ क्या, आप सभी जानते हो कि 1972 के अंदर ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने पास किया था, ठीक है। इसके अंदर हमने अलग अलग शेड्यूल्स बनाए कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर को कितनी कंजर्वेशन देनी है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास अलग अलग शेड्यूल है, जहाँ पर शेड्यूल 1 जो है वहाँ मैक्सिमम प्रोटेक्शन हमने दे रखी है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से धीरे धीरे प्रोटेक्शन वहाँ पर कम होती रहती है। इसके अलावा शेड्यूल 5 भी है जहाँ हमने बात करी है वर्मिन्स की, ठीक है। उसी तरह शेड्यूल 6 भी है हमारा, इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्लांट्स वगैरह जो हो गया या फिर इस तरह के जो होते हैं ना, तो उनकी बातें करी गई हैं। तो यहाँ पर अभी जो अमेंडमेंट आया है वहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन शेड्यूल्स को थोड़ा चेंज करने की, इन शेड्यूल्स के अंदर चेंज करने की कोशिश करी है ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन पाए। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके साथ ही आप नोटिस कीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसकी बेसिकली पावर्स बढ़ जाएंगी, किस तरह से किसी को वर्मिन डिक्लेयर करना है, वो सारी बातें। उसके अलावा एक जो कन्वेंशन है साइट्स, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उनके रिगार्डिंग जो ट्रेड होता है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए,
ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास प्रॉपर कन्वेंशन है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो इंडिया क्या चाहता है इस पे और साथ और भी कंप्लाई करना चाहता है, उस वजह से इंडिया ने यहाँ पर कुछ चेंजेस लेके आए हैं ताकि एक प्रॉपर अथॉरिटी हो जो इस चीज़ों को मैनेज कर पाए, राइट। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अब राइटर यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि WPA जो 1972 में आया, उसके बेसिस पे क्या हुआ, जो अलग अलग तरह की हंटिंग थी हमने उसको प्रोहिबिट किया, ठीक है ना। कुछ स्पेशल एरियाज बनाए जिस तरह से हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अच्छे से कर पाएँ। इसके साथ ही नई नई स्पीचेस को हमने इसके अंदर इंक्लूड करते गए ताकि उनकी प्रोटेक्शन उस हिसाब से होती रहे, ताकि उनका जो इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है ना, जैसे मान लो कि उसकी एक्सटिंक्शन के रिगार्डिंग कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग अच्छे से वर्क कर पाएँ। अब देखो जो क्रिमिनल लॉज हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर कोई पर्सन किसी एनिमल को या किसी भी स्पीशीज को मार देता है, उसको हंट कर देता है, तो उसके लिए क्रिमिनल लॉज डेफिनेटली होने चाहिए। पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पर ना अक्सर जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये जो हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, ये दोनों काफ़ी बार ना आपस में कंटेंशन में आ जाते हैं। किस तरह से सर ये चीज़ होती है, आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे अब ये जो लोग हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे पेनल्टीज़ की देख सकते हो, पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर आप ये जो लोग होते हैं, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, ये तो वहीं रहते हैं। अब वहाँ पर इनके ऊपर अगर किसी ने मान लो झूठा आरोप भी लगा दिया कि इन्होंने इस पर्टिकुलर पर्सन की, इस पर्टिकुलर स्पीशीज की हंट की है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और इसका नेगेटिव क्या आता है, इसका नेगेटिव ये आता है कि हम वाइल्ड लाइफ जो कम्युनिटीज़ हैं एंड साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दोनों के बीच में एक तरह का बैलेंस हम नहीं लेकर आ पाते। एक ना देखो स्टडी हुई है, उस स्टडी के हिसाब से ये पता लगा है कि जो ST हो गया, ठीक है, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ होगी, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्यूज़ किया जाता है वाइल्ड लाइफ रिगार्डिंग, क्राइम के रिगार्डिंग। अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखो यहाँ पर आप बात करो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो जानबूझकर एक तरह की बोलता है कि हम आपके ऊपर केस लगा देंगे अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमने जो सोचा था ना कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को हम कुछ राइट्स देंगे, वो राइट्स अच्छे से उनके ऊपर वर्क नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। उससे क्या हुआ, उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई। वो पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं इनको कॉपरेट करवाने के अंदर, और अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नोटिस करो ना, तो जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केसेस लगाए थे, उनमें से 95% अभी भी पेंडिंग है। तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप नोटिस कर सकते हो कहाँ पर ना कौन पर्टिकुलर एनिमल है, उसको किस शेड्यूल में डाला गया है, उसके रिगार्डिंग कितने कितने केसेस हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फिश की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, तो जो शेड्यूल 1 में है उनमें 8% केसेज हैं, ठीक है ना। पीकॉक हो गया, पीकॉक की हंटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें केसेस देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि जो मध्य प्रदेश के अंदर शेड्यूल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग वो भी हमें देखने को मिल गए। अब यहाँ पर बात आ गई आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का एक्ट है, एंड साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनके बीच में जो बैलेंस नहीं है ना, इसको कैसे बैलेंस करें, यहाँ पर राइटर ने इसके रिगार्डिंग बात करी हुई है। अगर आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क की बात करी गई है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स यहाँ पर हमने रिकोगनाइज किए, ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पर हमने कलेक्टिव राइट्स को भी इंश्योर किया, ठीक है ना। एक तो देखो आप जानते हो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर एक पर्सन या इंडिविजुअल राइट्स भी हमें दिए हैं, साथ ही साथ एक कम्युनिटी राइट्स भी ओवरऑल दिए हैं। तो जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे। फिशिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ट्राइबल कम्युनिटी का, उनकी लाइवलीहुड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, उसको हमने क्या कर दिया, एक तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया। अभी देखा था ना 8% केसेस इनके कॉरस्पॉन्डिंग फाइल हुए हैं। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर 3 से 7 साल की यहाँ पे सजा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक राइटर ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस की बात करी है, जहाँ पर क्या हुआ, एक रेंज ऑफिसर ने ना 5 मैन को एप्रीहेंड किया जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक फिश को कैच किया था, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने वो उसके रिगार्डिंग उसके साथ फायर के साथ उसके साथ बैठे हुए थे। अब टेक्निकली ये देखो उनके अंदर नहीं आता था, पर अभी भी ये केस लंबे समय से पेंडिंग है। तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या बात कर रहे हैं कि देखो डर होना ज़रूरी है। डर किस चीज़ का, कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर एनिमल को हार्म किया तो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। पर ये जो डर है ना, ये डर डिस्क्रिशनरी पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए कि जब पुलिस का मन किया किसी के ऊपर भी उठाकर वहाँ पे चार्जेस लगा दिए। नहीं, एक प्रॉपर हमें चेक बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो पुलिसिंग करी जा रही है, क्या वो प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा है उसके पीछे या नहीं। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग हमने क्रिमिनलाइजेशन करनी है तो वो किस तरह से हो रही है, क्या प्रॉपर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया।
तो एक तरह का जो डर है ना, वो डेटरेंट इफेक्ट जरूर बन सकता है, उनको रोक सकता है कि आप ये चीज़ें मत कीजिए। एक तरह का डर उनके अंदर आ जाएगा, तो वो शायद वो चीज़ें नहीं करेंगे। पर ये जो अनचेक्ड पावर्स हैं, इस पावर्स को भी हमें देखना पड़ेगा। ये जो रॉन्गफुल केसेस हैं, इनको हमें हटाने की ज़रूरत है, ताकि किसी की भी इनोसेंट पर्सन के ऊपर गलत चार्जेस ना लगाए जाएँ। तो इस तरह का एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड जो हमने बात करी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की। ठीक है? तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। आई होप आपको दोनों के दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है? मैं आपके साथ आने वाले दिनों के अंदर और भी लेक्चर डिस्कस करूँगा, ठीक है? और भी एडिटोरियल डिस्कस करूँगा। अभी ट्रैवल की वजह से मैं उतने आर्टिकल्स नहीं डिस्कस कर पाया आज, ठीक है? इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।